मम्मी, आज मैं अपनी नई बॉटल में पानी ले जाऊंगी। नन्ही खुशी चहकते हुए मुझसे बोली। ओके कहते हुए मैंने उसे स्कूल के लिए तैयार किया। मीनू, पार्लर की लिस्ट मैं सतीश को दे आया था। 11-12 बजे तक सामान पहुंचा देगा, तुम चेक कर लेना। ऋषभ ने नाश्ता करते हुए कहा। ठीक है, आप चिंता ना करें, मैंने कहा। फिर खुशी और ऋषभ के चले जाने के बाद मैं आराम कुर्सी पर निडल हो गई। यह तो अच्छा था कि ऋषभ के ऑफिस के रास्ते में ही खुशी का स्कूल पड़ता था और वे उसे स्कूल ड्रॉप करते हुए अपने ऑफिस निकल जाते थे, वरना तो उसे स्कूल छोड़ने भी मुझे ही जाना पड़ता। दोपहर 1 बजे तक उसका स्कूल होता है, तब तक मैं अपने सभी काम निपटाकर उसे ले आती थी। तभी अचानक किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला तो सामने पड़ोसन ममता हाफती हुई दिखाई दी। क्या हुआ? कहाँ से भागती दौड़ती चली आ रही है? मैंने पूछा, क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह जानती थी कि उसे तिल का तार बनाना बहुत अच्छी तरह आता है। यार, बुरी खबर है, मयंक की बीवी ने आत्महत्या कर ली। क्या क्या कह रही हो तुम? हाँ यार, सभी सदमे में हैं, वह बोली और फिर पूरी बात बताने लगी। उसके जाने के बाद मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। उफ, पूजा ने यह क्या कर लिया, अपने 2 साल के बच्चे को यूं छोड़कर। लेकिन वह तो प्रेग्नेंट भी थी, मतलब उसने नन्ही सी जान को भी अपनी कोख में ही दफन कर लिया। आखिर ऐसा उसने क्यों किया? मैं जानती थी, फिर भी हैरान थी। दिमाग में बहुत से प्रश्न हथौड़े की तरह चलते जा रहे थे। मयंक को तो मैं अच्छी तरह जानती थी, उसकी शादी में नहीं गई थी, लेकिन लोगों से सुना अवश्य था कि बहुत खूबसूरत व समझदार है। उसकी पत्नी, बाद में तो यह तक सुनने में आया था कि बात बात पर वह पत्नी को मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना देता है, उसे उसके मायके नहीं जाने देता, यहाँ तक कि उसके माता पिता के लिए अपशब्द भी कहता है। एक बार एक आयोजन में उसकी पत्नी से मुलाकात हुई थी, तो आंखों में आंसू भरकर उसने मुझसे यही 2 शब्द कहे थे कि दीदी, काश हम भी आपकी तरह खुशहाल होते। हाँ, खुशहाल ही तो थी मैं कि मयंक के चंगुल से बच निकली थी। अगर ऋषभ ने ना संभाला होता तो मैं कतरा कतरा होकर कब की टूट कर बिखर गई होती। सोचते सोचते मेरा मन अतीत की गहराइयों में विचार करने लगा। भाभी, यह रंग आप पर बहुत खिल रहा है। कुछ गहरे गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर घर के बाहर सब्जी खरीदते समय किसी ने मुझे पीछे से आवाज दी। हम नए नए ही शिफ्ट हुए थे। मयंक हमारे पड़ोसी का लड़का था। 23-24 की उम्र में उसका शारीरिक सौष्ठव कमाल का था। जी थैंक्स कहकर मैं अपनी और एकटक निहारते मयंक को देखकर थोड़ी असहज हो गई। मयंक ने कहना जारी रखा, सच कुछ लोगों को कुदरत ने फुर्सत में बनाया होता है और आप उनमें से एक हो। यह कुछ ज्यादा नहीं हो गया क्या? मैं कहते हुए हंस दी। अंदर आकर खुद को शीशे में निहारते हुए मैं खुद भी बुदबुदा उठी कि सच में कुदरत ने मुझे फुर्सत में बनाया है। दूध सी मेरी काया और उस पर तीखे नैन नक्श मेरी सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। उस पर कपड़ों का मेरा चुनाव लोगों के बीच मुझे चर्चा का विषय बना देता था। वैसे तो ऐसी तारीफ सुनने की मुझे आदत सी पड़ गई थी, लेकिन मयंक द्वारा की गई तारीफ से मुझ में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसका मेरी आंखों में झांक कर देखना, फिर अर्थपूर्ण तरीके से मुस्कुराना मुझे अच्छा लगा। सच कहूँ तो उसके शब्द से ज्यादा उसकी मोहक मुस्कान ने मुझ पर लुभाया। पड़ोसी होने के नाते घड़ी घड़ी उससे मेरी मुलाकात होती रहती थी। उस वक्त खुशी बहुत छोटी थी और मेरे पार्लर के भी ढेर सारे काम होते थे। ऐसे में
कभी कभी मैं झुंझला उठती थी। एक दिन मैं ऋषभ से अपनी परेशानी का रोना लेकर बैठी ही थी कि मयंक आ गया। बातों ही बातों में उसने मुझे मदद की पेशकश दी, जिसे मुझसे पहले ऋषभ ने स्वीकार कर लिया। अब मयंक तकरीबन रोज मेरे छोटे मोटे कामों में हाथ बटाने के लिए आने लगा। उसकी गाड़ी पर बैठते उतरते समय जब भी मेरा हाथ उससे टच होता तो वह बड़ी ही शरारत से मुस्कुरा उठता। मन ही मन उसकी यह शरारत मुझे अच्छी लगती, पर ऊपर से मैं उसे बनावटी गुस्से से देखती तो झट से सॉरी बोलकर अपना मुंह घुमा लेता। धीरे धीरे मुझे उसके साथ की आदत पड़ गई। उधर ऋषभ की प्राइवेट जॉब थी। वे देर रात घर आते थे। कई बार तो उन्हें ऑफिस के काम से शहर के बाहर भी रहना होता था। वैसे भी ऋषभ मेरे लिए एक बोरिंग इंसान थे, जिन्हें मेरी खूबसूरती से ज़्यादा ऑफिस की फाइलों से प्यार था। हाँ, मेरी और खुशी की ज़रूरतों का वे पूरा ध्यान रखते थे, पर उम्र का जोश कहें या वक्त की कमज़ोरी, मेरा चंचल मन इतने भर से संतुष्ट नहीं था। या यूँ कह ले कि मयंक ने किसी शांत झील की तरह पड़ी मेरी सोई हुई कामनाओं को अपने आकर्षण के जादू का पत्थर फेंक जगा दिया था। मयंक की छेड़छाड़, जाने अनजाने उसका छू जाना, उसका जोशीला साथ अब मुझे रोमांचित करने लगा था। मयंक तो पहले से ही बेपरवाह और दुस्साहसी किस्म का इंसान था। मेरी मौन में उसने मेरी रजामंदी शायद महसूस कर ली थी। अब अधिकतर वह मेरे साथ ही रहने लगा। खुशी को स्कूल छोड़ना व लाना, जब मैं पार्लर में व्यस्त रहूं तो उसे पार्क घुमाना, मेरे पार्लर का सामान लाना, शॉपिंग में मेरी मदद करना आदि काम वह खुशी खुशी करता था। ऋषभ के शहर से बाहर रहने पर भी वह हमारा बहुत ख्याल रखता था। मैं उस जगह नई थी और ऋषभ किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे, इसीलिए लोगों की निगाहें हमें देखकर भी अनदेखा करती थी। हालांकि पार्लर में कई महिलाएं हमारे बीच क्या चल रहा है इस खबर को जानने के लिए उत्सुक नजर आती थी, लेकिन मैं मस्त होकर अपना काम करती थी। लेकिन इतना तय था कि मैं और खुशी दोनों ही मयंक के मोह मास में बंधी जा रही थी। खुशी तो बच्ची थी, पर मैं बड़ी होकर भी बहुत नादान। ऐसी ही एक शाम ऋषभ चेन्नई में थे। मैं और मयंक पार्लर का कुछ सामान लेने गए थे। खुशी को मैंने ऋषभ की रिश्ते में लगने वाली एक मौसी, जो हमारे घर के पास ही रहती थी, उसके यहाँ छोड़ दिया था। बाजार से लौटते हुए हमें देर हो चुकी थी। बारिश और हल्की फुहारों ने हमें कुछ भीगा भी दिया था। उस की गाड़ी से उतरते समय तेज ब्रेक लगने के कारण मैं उससे जा चिपकी और मेरे दोनों हाथ उसके कंधों पर जा टिके। वाकई यह बहुत खूबसूरत सुखानुभूति थी, जिसने मुझे रोमांचित कर दिया था। बाहर हॉल का ताला खोलकर हम अंदर आ गए। मयंक, अब तुम जाओ, काफी देर हो चुकी है, मैं खुशी को लेकर आती हूँ। मेरे कहने पर भी वह सोफे पर बैठा रहा। अगर रात यहीं रुक जाऊं तो उसकी आंखों में फिर वही शरारत थी। चाहकर भी उसे इनकार ना कर सकी। मौसम की खुमारी कहें या गीले तन की खुशबू, हम दोनों ही बहकने लगे। मयंक ने मेरा हाथ खींचकर मुझे सोफे पर बैठा लिया। पूरी रात ना मुझे खुशी की याद रही, ना अपने पत्नी धर्म की। रात के उस विचार के बाद भी मैं सुबह बड़े ही सहज भाव से उठी और खुद को तरोताजा महसूस किया। मयंक के साथ ने जैसे जीवन में एक उमंग भर दी थी। उस वक्त मेरे मन में
कोई अपराध बोध या आत्मग्लानि नहीं थी। मैं बहुत खुश थी और खुशी को मौसी के घर से यह बहाना करके ले आई कि रात बहुत हो चुकी थी तो मैंने आपको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। मौसी ने फौरन मेरी बात पर विश्वास भी कर लिया। अपने सभी काम समय पर निपटाकर पार्लर खोलने वक्त मैं यही सोचने लगी कि ऋषभ तो कल आने वाले हैं, यानी आज रात भी, और मैं खुश होने लगी। जल्दी से सारे काम निपटाने के बाद उम्मीद के मुताबिक अंधेरे होते ही मयंक आ गया। खुशी को सुलाकर हम दोनों एक बार फिर प्यार में डूब गए। मुझे पता नहीं था कि मेरी यह खुमारी आगे क्या गुल खिलाने वाली है। ऋषभ के चेन्नई से आ जाने के बाद हमारी मुलाकात उतनी आसान ना रही और ना ही हमारे मिलने की कोई उपयुक्त जगह। 10-12 दिनों में ही हमारे बीच एक जिस्मानी दूरी आने से हम बौखला उठे और फिर आपसी रजामंदी से भाग जाने का निर्णय ले लिया। किसी भी अंजाम की परवाह किए बगैर मयंक का तो पहले ही अपने परिवार से कोई खास जुड़ाव नहीं था। इधर उसके शारीरिक आकर्षण में बंधी मैं भी घायल हिरनी सी उसके साथ चलने को तत्पर हो उठी। एक दिन खुशी के स्कूल की छुट्टी थी। तब ऋषभ के ऑफिस जाने के बाद मैंने खुशी को खिला पिलाकर सुला दिया और चल पड़ी अपने नए सफर की ओर। अब सोचती हूँ तो बहुत धिक्कारती हूँ खुद को, परंतु उस वक्त वासना की आंधी के आगे मेरी अस्तित्व और ममता दोनों हार गए थे। गोवा के एक रिजॉर्ट में 2-3 दिन रहने के बाद जब हमारी खुमारी कुछ उतरी तो समझ आया कि जीवन में शारीरिक जरूरतों के अलावा भी बहुत कुछ जरूरी होता है। उसका कारण यह था कि मयंक जो 10-15 हजार रुपये अपने घर से लाया था वे खत्म होने को थे। मेरे पास जो भी कैश था मैंने मयंक के हाथ में रख दिया। इससे क्या होगा, उसके चेहरे पर नाराजगी के भाव थे। तो मैं क्या करूं? जो मेरे पास था तुम्हें दे दिया, अब क्या करना है तुम जानो। मैं गुस्से में बोली, अच्छा तो क्या सारी जिम्मेदारी मेरी है? तुम भी तो कुछ ला सकती थी। उसने झंझुआ कर कहा, तो प्यार का दम भरते ही क्यों थे जब तुम्हारी जेब खाली थी? बहुत बड़े मर्द बनते थे ना। अब कहाँ गई तुम्हारी मर्दानगी? बातें तो चांद सितारों की करते थे। क्या तुम्हें इस खर्चे के बारे में पहले नहीं सोचना चाहिए था? मैंने गुस्से से अपनी पहनी हुई गहने उतार कर उसके हाथों में रख दिए। मुझ पर चीखने की वजह अपने गिरबान में झांको और देने ही है तो सारे गहने दो, या मंगलसूत्र भी। मयंक ने उतावलेपन से मेरी ओर बढ़ते हुए कहा, नहीं, इसे मैं नहीं दूंगी। यह ऋषभ के प्यार की निशानी है। मैंने भावेश में कहा, वारे सती सावित्री, पति और बच्चे को छोड़ते समय तुम्हारा कलेजा नहीं पसीजा और अब उसकी निशानी को रखने का नाटक कर रही हो। मयंक अब बेशर्मी पर उतर आया था। तुम्हें शर्म नहीं आता? आज मैं तुम्हारे कारण ही अपनी हरी भरी गृहस्थी को छोड़कर यहाँ हूँ, यहाँ तक कि अपनी बेटी खुशी को भी छोड़ दिया मैंने तुम्हारे लिए। मैं लगभग चीखते हुए बोली, तो कोई एहसान नहीं किया? तुम्हारे पति तुम्हें जो नहीं दे पाए वह मैंने दिया है। बड़े मजे किए हैं तुमने मेरे साथ मैडम। मयंक ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। मयंक के इस बदले रूप को देखकर मैं हैरान रह गई थी। मन का दर्द, बेबसी और ठगे जाने की पीड़ा आंखों से बह निकली। मन के किसी कोने में घर से भागने का मलाल भी हुआ और अपने नासमझी पर गुस्सा भी आया। मुझे रोता देख मयंक मेरे पास आया और हमेशा की तरह मुझे दुलारने की कोशिश की, लेकिन आज उसकी यह हरकत मुझे बहुत नापाक लगी। आवेश में आकर मैंने उसके गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। दूर हो जा मुझसे, मेरे पास आने की हिम्मत भी मत करना। अरे पागल हो गई हो क्या?
क्यों चिल्ला रही हो? भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। मत भूल कि हम यहाँ भागकर आए हैं। तुम्हारी जो मर्जी आए करो। कहकर मयंक पैर पटकता हुआ कमरे से बाहर चला गया। उस वक्त अपनी हालत के लिए अपने सिवा किसे कोसती। ऋषभ ने एक दो बार अप्रत्यक्ष रूप से मुझे समझाने की कोशिश भी की थी, परंतु उस समय मुझ पर मयंक के प्यार का ऐसा भूत सवार था कि बिना कुछ आगे पीछे सोचे मैं यह काम कर बैठी। अब मैं अपनी उसी करनी पर शर्मिंदा होकर रोए जा रही थी। शाम हो गई, मयंक नहीं लौटा। अब मैं और घबरा गई। अगर उसने भी मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? एक तो अनजान जगह, उस पर हाथ में 2 पैसे भी नहीं। शायद सच्चे रिश्ते को नकारने की मुझे सजा मिली थी। मेरी बर्बादी की शुरुआत हो चुकी थी। ऋषभ जैसे सच्चे जीवन साथी और अपनी मासूम बच्ची को धोखा देकर मैंने जो वासना जनित गलत राह चुनी थी, उसकी भयावहता का यह सिर्फ आगाज था। मयंक को मैं कॉल पर कॉल किए जा रही थी, पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। वहाँ इसी तरह ऋषभ भी तो परेशान हो रहे होंगे। यह विचार आते ही उन्हें फोन लगाना चाहा, पर फिर रुक गई कि किस मुंह से और क्या सफाई दूंगी। मयंक द्वारा लाए गए इस नए सिम में और कोई भी नंबर सेव नहीं था। रात होने को थी। मेरा सारा धैर्य जवाब दे चुका था। तभी दरवाजे पर हुई आहट से दौड़कर दरवाजा खोला तो हैरान परेशान ऋषभ को देखते ही चौंक पड़ी। मन चाहा कि लिपट जाऊं उससे और जी भर कर रो लूं, पर अपनी करतूत याद आते ही मुझ पर मानो घड़ों पानी पड़ गया। मयंक के पापा भी उसके साथ थे, पर मुझे कमरे में अकेली पाकर वे बाहर ही बैठ गए। मयंक के इंतजार में ऋषभ ने पास आकर स्नेह से मेरी पीठ पर हाथ रखा तो मैं पिघलकर उनके सीने से लग गई। मुझे माफ कर दो ऋषभ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने हिचकियां लेते हुए कहा। काफी देर तक खड़े रह ऋषभ अपनी मुख संवेदनाएं प्रकट करते रहे, फिर बोले, घर चलो मीनू, खुशी तुम्हारी राह देख रही है। नहीं ऋषभ, अब मैं वहाँ क्या मुंह लेकर जाऊंगी, खुशी से क्या कहूँगी। मैंने जो भी किया है उसकी कोई माफी नहीं, कह मैं सिसक उठी। ऋषभ काफी देर तक मुझे समझाते रहे। उन्होंने बताया कि किस तरह मयंक के किसी दोस्त से हमारी जानकारी निकालकर बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आए हैं। मैं मन ही मन और भी लज्जित हो गई। आखिरकार मैं लौटने को तैयार हो गई। करती भी क्या, मयंक का असली रंग तो देख ही चुकी थी। अंकल जी, आप मयंक से बात कर उसे ले आना, मैं मीनू को लेकर जा रहा हूँ। चिंतित बैठे मयंक के पिता से ऋषभ ने कहा और मेरा हाथ पकड़कर बाहर आ गए। घर पहुँचते ही दादी के हाथों से छिटक खुशी मम्मा मम्मा कहते हुए मेरे गले आ लगी। मैं उसे जोर से छाती से लगा कर प्यार करने लगी। वहाँ मौजूद सभी लोगों को शायद यह प्यार बनावटी लग रहा हो, पर मैं वास्तव में शर्मिंदा थी। ऋषभ की वजह से सभी ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, पर उनकी निगाहों में छिपी नाराजगी दिखी। मेरा अपना भाई भी मुझसे दूर खड़ा था। मुझे लौटे 2-3 दिन बीत चुके थे। सारा समय मैं अपने कमरे में ही रहती थी। ऋषभ आकर मुझे खाना खिला जाते। नन्ही खुशी तो जैसे चहक उठी थी, पर मेरे सास ससुर व भाई ने अभी तक मुझसे कोई बात नहीं की थी। ऐसे ही एक रात अचानक मेरी नींद खुली तो देखा ऋषभ मेरे पास नहीं है। हाँ, खुशी मेरी ही बगल में सोई थी। मैं उठकर उन्हें पुकारते हुए बाहर निकली ही थी कि बैठक
से आती आवाज़ों ने मुझे ठिठकने को मजबूर कर दिया। यह आवाज़ें मेरे भाई की थी। वह कह रहा था, जीजा जी, मैं आंटी अंकल जी की बात से सहमत हूँ। यह रिश्ता अब सामान्य नहीं हो पाएगा। यह दीदी की गलती नहीं, शर्मनाक हरकत है जिसका दंड उसके साथ साथ सारी जिंदगी आपको भी भुगतना पड़ेगा और आगे जाकर खुशी को भी। मेरी बात तो सुनो, ऋषभ ने कुछ कहना चाहा। नहीं जीजा जी, आप सुनो। खुशी अभी छोटी है, बड़ी होकर जब उसे सब मालूम पड़ेगा तो वह भी अपनी माँ को कभी माफ नहीं कर पाएगी। और फिर यह तो सोचिए कि ऐसी लड़की से कौन शादी करना चाहेगा जिसकी माँ भाग। बस करो जतिन, तुम बहुत बोल चुके, ऋषभ ने थोड़ा गुस्से से कहा। क्या गलत कह रहा है जतिन? अरे वह तो उसका भाई है, उसका अपना खून। जब वह उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है तो तू किस मिट्टी का बना है? इस बार ऋषभ के पापा बोले। पापा, आप सभी समझने की कोशिश करें। मैं मीनू को जानता हूँ, पत्नी है वह मेरी। अगर उससे कोई गलती हुई है तो कहीं ना कहीं मैं भी कुछ हद तक उसके लिए जिम्मेदार हूँ। उसकी इच्छाओं और चाहतों को मैंने भी कहीं नजरअंदाज किया होगा, तभी तो उसे मयंक की जरूरत पड़ी होगी। ऋषभ के चेहरे पर गहरी संवेदना के भाव थे। मैं यह नहीं कहता कि मीनू से गलती नहीं हुई है, लेकिन यही गलती मयंक से भी हुई है और आपका समाज मयंक को तो बाइज्जत बरी कर देगा इस गुनाह से। कल से ही वह फिर आवारागर्दी करता नजर आएगा इसी मोहल्ले में। फिर मेरी मीनू ही यह सजा क्यों भुगते? पति हूँ मैं उसका, जीवन भर साथ निभाने के वादे किए थे, तो उसकी इस मुश्किल घड़ी में कैसे उसका हाथ छोड़ दूं? और अगर मान लीजिए यही गुनाह मुझसे हो जाता तो उसे यह मशवरा देने के वजह आप लोग यही समझा रहे होते कि मीनू जाने दे, माफ कर दे, ऋषभ को अपनी गृहस्थी टूटने से बचा ले और ना जाने क्या क्या, सिर्फ इसलिए कि वह एक औरत है। उसके द्वारा की गई भूल के लिए हम उसे सूली पर चढ़ा दे? माफ कीजिए, यह सजा मुझे मान्य नहीं है। मीनू के हमारे जीवन में होने से ही हमारी खुशियां हैं। उसके बिना मैं और खुशी दोनों अधूरे हैं। मैं मीनू की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। पापा, यह मेरा अंतिम निर्णय है। ऋषभ के दिए तर्क का किसी के पास जवाब नहीं था। सभी चुप हो गए, पर मेरा मन चित्कार कर उठा। बोली, मुझे माफ कर दो ऋषभ, तुमने मेरी पीड़ा को समझा, पर मैं आज तक तुम्हें पहचान ना सकी। किसी के बाहरी आकर्षण में पड़कर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया और तुम्हें बहुत गहरा घाव दे बैठी। सचमुच में माफी के योग नहीं हो, पर कहते हैं ना कि समय बड़े से बड़ा घाव भर देता है। इस घटना को 1 महीने हो गया था। ऋषभ और मेरे बीच सभी कुछ समान हो चला था। मैं अभी भी बाहर निकलकर लोगों का सामना करने से कतराती थी। मयंक के बारे में भी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। अगस्त माह शुरू हो चुका था। बारिश का मौसम मुझे सबसे सुहावन लगता था। ऐसी ही एक खूबसूरत शाम ऋषभ को घर जल्दी आया देख मैं चौंक पड़ी। आज इतनी जल्दी? मैंने पूछा। हाँ, तैयार हो जाओ, कहीं घूमने चलते हैं, ऋषभ ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन खुशी सो रही है। मैंने बात टालने की गरज से कहा, क्योंकि मैं बाहर जाना ही नहीं चाहती थी। मैंने मौसी को बोल दिया है, आज वे खुशी के साथ यहीं रुक जाएगी। ऋषभ ने कहा, ठीक है, फिर मैं तैयार हो जाती हूँ। मैं ऋषभ को बिल्कुल नाराज नहीं करना चाहती थी। मेरी वजह से उन्होंने पहले ही काफी कुछ सहा था। जब तक हम तैयार हुए, बारिश ने मौसम को अलग ही सुहाना बना दिया था। मौसी आ गई थी। खुशी को
उन्हें शॉप। जब मैं बाहर निकली तो मेरी ओर देखते हुए उन्होंने एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरी, फिर गाड़ी निकालने लगे। मैं भी गेट खोल कर इनकी मदद करने लगी। तभी अचानक मयंक के घर पर मेरी नज़र पड़ी। ऊपर बालकनी से वह मुझे न जाने कब से निहारे जा रहा था। उस घटना के बाद मेरा और मयंक का पहली बार सामना हो रहा था। मेरा असहज हो जाना स्वाभाविक था। ऊपर देखते हुए मैं लड़खड़ा सी गई। तभी दो मजबूत बाजुओं ने मुझे सहारा देकर थाम लिया। यह ऋषभ थे, जिन्होंने बड़ी ही अदा से मेरा हाथ थाम मुझे कार में बैठाया। आसपास के घरों से भी कई जोड़ी निगाहों ने हमें तब तक कैद में रखा जब तक कि हम उनकी नज़रों से ओझल नहीं हो गए। खूबसूरत आलीशान होटल के अंदर एक दूसरे का हाथ थामे हमने प्रवेश किया। अपनी खोई गरिमा को वापस पाकर मैं तो फूले नहीं समा रही थी, मन ही मन उस एक पल का शुक्रिया अदा कर रही थी जिस पल मैंने इनसे शादी के लिए हाँ की थी। हॉल की धीमी रोशनी में ऋषभ ने मुझे डांस के लिए इनवाइट किया, जिसे मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उनके सीने से लगकर डांस करते हुए मैं खुद को संसार की सबसे खुशहाल औरत समझ रही थी। कुछ देर बाद प्यारा सा डिनर करके हम होटल के उस कमरे में जाने लगे जो ऋषभ ने पहले से ही बुक किया हुआ था। यह सब करने की क्या जरूरत थी ऋषभ? काफी समय बाद मैंने उन्हें उनके नाम से पुकारा। अंदर तो आओ कहकर ऋषभ ने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया। अरे यह क्या कर रहे हो? सब हमें देख रहे हैं, मैंने शर्माते हुए कहा। देखने दो, इन्हें भी तो मालूम हो कि हमारी शरीके हयात कितनी खूबसूरत है। अंदर आकर उन्होंने मुझे बेड पर लिटाते हुए कहा। उसके बाद अपनी जेब से एक छोटा सा गिफ्ट निकाल कर बड़े ही रोमांटिक अंदाज में मुझे पेश किया, जिसमें से हॉट शेप की एक डायमंड रिंग निकालकर उन्होंने मुझे पहना दी। थैंक यू ऋषभ, क्या मैं इनके गले लग गई। मेरी आंखों आंसुओं से भीगी थी। अपनी पीठ पर गीलेपन का एहसास होते ही उन्होंने मेरा चेहरा हाथों में ले लिया। यह क्या, तुम रो रही हो? मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है ऋषभ। किस मुंह से माफी मांगो? बस मीनू, अब इस टॉपिक को आज के बाद यहीं खत्म कर दो। तुम मेरी प्रेयसी, प्रेरणा, सभी कुछ हो। तुम्हें घर लाकर मैंने कोई एहसान नहीं किया है, बस अब वह सब तुम्हें देने की कोशिश कर रहा हूँ जिसकी तुम हकदार हो। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, जब तक तुम खुद को माफ नहीं कर देती, हर कोई तुम्हें गुनहगार बताता रहेगा। इसीलिए प्लीज इस तकलीफ से बाहर आओ। मैं तुम्हें इस तकलीफ आत्मग्लानि में जीते नहीं देख सकता। कर ऋषभ ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। उस खूबसूरत रात उन पवित्र बाहों के आगोश में जाने कितने समय बाद मुझे चैन की नींद आई। दूसरा पूरा दिन भी हम होटल में ही रुके। आज मुझे मयंक का शारीरिक आकर्षण ऋषभ के प्यार के आगे बौना नजर आ रहा था। मौसी से फोन कर हम लगातार खुशी के संपर्क में भी रहे। घर आने के बाद हमारी जिंदगी बदल चुकी थी। अपनी उस गलती को नादानी समझ मैं भी भुलाने लगी थी। ऋषभ के प्यार व विश्वास ने मेरी दिलो दिमाग में मजबूती से अपनी जड़ें जमा ली थी। एक दिन ऋषभ ने मुझे पार्लर की चाबी सौंपते हुए अपना काम दोबारा से शुरू करने को कहा। मैं थोड़ा सोच में पड़ गई। एक तो
महीनों से पार्लर बंद पड़ा था। दूसरे पार्लर में आने वाली औरतों की निगाहों में तैरते प्रश्नों का सामना कैसे करूंगी, यह सोचकर मन बैठा जा रहा था। मगर ऋषभ ने मुझे अपने साथ का भरोसा दिया। उसी दिन काम वाली बाई के साथ जुटकर मैंने अपना पार्लर साफ किया। कई कॉस्मेटिक जो एक्सपायर्ड हो गए थे उन्हें हटाकर हर चीज व्यवस्थित की। कुछ जरूरी सामान की लिस्ट बनाई। पार्लर खोले 2-3 दिन हो गए थे। उसका बोर्ड भी ऋषभ ने साफ कर फिर से लगा दिया था, परंतु एक भी क्लाइंट अभी तक नहीं आई थी। अपने सभी काम जल्दी से निपटाकर मैं पार्लर में बैठ जाती। किसी के आने का पूरा दिन बैठे बैठे इंतजार करती रहती। ऋषभ से मेरे मन की बेचैनी छिपी नहीं थी। एक दिन उन्होंने शाम के खाने पर अपने सहयोगी को पत्नी के साथ बुलाया। वे लोग खाना खाकर बैठे। थोड़ी देर हंसी मजाक और मस्ती का दौर चला। बातों ही बातों में जब ऋषभ ने उन्हें बताया कि मेरी वाइफ बहुत टैलेंटेड है, वह पार्लर चलाती है, तो उनके दोस्त की पत्नी ने मेरा पार्लर देखा और सराहा। अगले ही दिन वे अपनी एक फ्रेंड के साथ पार्लर आई और काफी काम कराया। मैं बहुत उत्साहित थी। उनके जाने के बाद बैठी ही थी कि कुछ दूर रहने वाली नैन्सी और ममता भी आ गई। नैन्सी बड़ी ही मुंहफट थी। मैंने हंसकर दोनों का स्वागत किया। नैन्सी को अपने बालों को अलग लुक देना था तथा ममता को वैक्सिंग करवानी थी। नैन्सी को अपने बालों की कटिंग बहुत पसंद आई। दोनों ही मेरे काम से खुश दिखी। इस दौरान हमारे बीच कुछ फॉर्मल सी बातचीत भी हुई। एक दिन सुबह छुट्टी के दिन खुशी अभी सो कर नहीं उठी थी। ऋषभ वॉशरूम में थे कि तभी किसी ने बेल बजाई। यह सोचकर कि बाई आ गई होगी, मैंने दरवाजा खोला तो सामने मयंक को देखकर अकचका उठी। मेरा मन कशीला हो गया और चेहरे पर तनाव आ गया। भैया है क्या? मयंक धीरे से बोला और आंखों ही आंखों में मुझे कुछ समझाने की कोशिश करने लगा। उसकी आंखों के भाव समझ मुझे उससे नफरत हो आई। क्या अब भी उसे मुझसे कुछ उम्मीद है? छी, यह अपने आप को समझता क्या है? बहुत कड़े शब्दों में कोई जवाब देना चाहती थी कि तभी ऋषभ ने पीछे से आवाज दी, आओ आओ, मयंक तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जी भैया, आज्ञा कीजिए। शब्दों की शहद घुली मिठास लेकर वह बेशर्मों की तरह बोला, जान, मयंक के लिए कुछ लेकर आओ। मेरे हाथों को थाम ऋषभ ने मेरे माथे को चूमते हुए कहा, जी। ऋषभ की बात का आशय समझ मैं वहां से चली आई। मयंक, आपकी भाभी यानी हमारी बेगम साहिबा का जन्मदिन आ रहा है 26 दिसंबर को, तो एक पार्टी प्लान करने की सोच रहा हूँ। जी भैया, बहुत अच्छा, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। मयंक को जैसे इसी मौके की तलाश थी। ऋषभ के बताए गार्डन में मयंक द्वारा बहुत खूबसूरत इंतजाम कर दिया गया। हालांकि इस बीच मयंक ने मुझे फिर से बहलाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। जब भी मेरे सामने अपनी जाहिल हरकतें करता और मैं उसे जवाब देने को आतुर होती, ना जाने कहां से ऋषभ हमारे बीच
आ जाते हैं। ऐसा लगता कि वे हमेशा मेरे पास ही हैं। लेकिन एक बात तो तय थी कि मयंक के जिन गुणों या हरकतों पर पहले मैं रीझ उठती थी, अब उसकी उन्हीं हरकतों पर मुझे क्रोध आता था। शाम को ऋषभ के पसंदीदा ग्रे कलर गाउन को पहनकर जब उनका हाथ थाम कर मैंने गार्डन के हॉल में प्रवेश किया तो सभी ने तारीफ भरी नजरों से तालियां बजाकर हमारा स्वागत किया। पिंक कलर की फ्रॉक में खुशी भी किसी परी से कम नहीं लग रही थी। केक काटने के बाद बजती तालियों के बीच सबसे पहले मैंने खुशी को केक खिलाया, फिर ऋषभ ने मुझे व मैंने ऋषभ को खिलाया। तभी अचानक लाइट के चले जाने से जो जहां था वहीं खड़ा रह गया। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कई लोगों की मिली-जुली आवाजें कानों में आ रही थी कि सहसा किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक और ले चला। एक पल को तो मैं समझ नहीं पाई, पर फिर उन हाथों की छुअन का एहसास होते ही मैंने उस व्यक्ति के गालों पर एक झन्नाटेदार थापड़ रसीद कर दिया। तभी लाइट आ गई। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था, यह मयंक ही था जिसने लाइट जाने का फायदा उठाने की कोशिश की थी। फिर तो मैंने मयंक को खूब खरी खोटी सुनाई। मेरे मन में उसके प्रति जितना आक्रोश था सारा मेरी जुबान पर आ गया। उसकी कारगुजारियों को बेपर्दा करते करते मैं स्वयं भी आत्मग्लानि से भर भावुक हो उठी। तभी किसी ने फिर से पीछे से मेरा हाथ थाम लिया। हाँ, यह ऋषभ ही थे, हमेशा की तरह आगे ऋषभ ने कहा, दोस्तों, हकीकत से आप सभी अच्छी तरह वाकिफ हैं। जो भी कुछ हो चुका है उसमें मैं अपनी पत्नी का दोष नहीं मानता। कई बार स्थिति व निर्णय हमारे बस में नहीं रहते। मेरा मानना है कि मेरी पत्नी आज भी उतनी ही पवित्र है और आज भी मैं उसका उतना ही सम्मान करता हूँ जितना पहले करता था, बल्कि अब और ज़्यादा। वैसे भी कायदे से सज़ा उसे मिलनी चाहिए जो आज भी वही गलती दोहराने की कोशिश में लगा है। आप सभी देख चुके हैं, सच्चाई आपके सामने है। थप्पड़ खाने के बाद मयंक कुछ गुस्से और चिढ़ से मुझे घूरने लगा। तभी ऋषभ की साफ दिल देखकर मोहल्ले वाले भी हमारे पक्ष में बोलने लगे। बात बढ़ती देख मयंक के मम्मी पापा उसे वहां से लेकर चले गए। पार्टी में आए अचानक इस व्यवधान के लिए ऋषभ और मैंने मेहमानों से माफी मांगी। फिर सभी ने उत्साहपूर्वक पूरा प्रोग्राम अटेंड किया। पार्टी में जो कुछ हुआ उसने मेरे खोए आत्मविश्वास को एक बार फिर लौटा दिया। ऋषभ के साथ ने मुझे में एक साहस का संचार कर दिया। मयंक को बार बार बुलाकर उससे मेरा सामना कराना भी ऋषभ ने जानबूझकर किया था, ताकि मैं समाज के सामने अपनी अपराध बोध से मुक्त हो सकूं, क्योंकि वे मयंक को मुझसे बेहतर समझ पाए और जानते थे कि मुझसे मिलने पर वह दोबारा अपनी जलील हरकत अवश्य दोहराएगा। और अब मैं बेधड़क बाहर आने जाने लगी। मेरी झिझक व संकोच दूर हो गया था। मयंक मुझे फिर दिखाई नहीं पड़ा। दूसरे पड़ोसियों से ही मालूम हुआ कि मयंक के माता पिता अपना घर बेचकर कहीं और चले गए हैं। सुनकर मैंने राहत की सांस ली। उनके घर बदलने के 7-8 महीने बाद ही पता चला था कि मयंक की शादी हो गई है। अब उड़ती उड़ती खबरें कभी कभार सुनने को मिलती है कि वह अपनी पत्नी को बहुत परेशान करता है। मैं खुद को
धन्य समझती हूँ कि ऋषभ जैसे जीवन साथी मुझे मिला, जिसने मुझे मयंक के झूठे मोहपाश के दलदल से बचा लिया। तभी मेरी नज़र घड़ी पर गई तो चौंक उठी कि खुशी के आने का वक्त हो गया है। घर का सारा काम जैसे के तैसे पड़ा था। खुशी को लेने जाने के लिए ताला लगाकर घर से निकली। रास्ते में ऋषभ को फोन किया तो उन्होंने बताया कि उन्हें मालूम हो चुका है कि वे भी स्तंभ है। यह जान कर कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है, मैं पूजा के लिए वाकई बहुत दुखी थी, लेकिन मयंक जैसे अवसर परास्त व बदतमीज इंसान के लिए मेरे मन में कोई संवेदना नहीं थी। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।